हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला एमबीबीएस। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एम्फाइसीमा। तो बेसिकली एम्फाइसीमा क्या है? एम्फाइसीमा एक क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है या फिर क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसके अंदर हमें एल्वुलर वॉल का डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। एल्वुलर वॉल के डिस्ट्रक्ट होने से क्या होता है कि जो एयर स्पेसेस होते हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं वो मैं अभी बाद में समझाऊंगा। और एक स्टेटमेंट यहाँ पे है जो हमें अच्छे से याद करना है। वो स्टेटमेंट क्या है कि एनलार्जमेंट ऑफ एयर स्पेसेस डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अब डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर आपको फिजियोलॉजी का पार्ट याद है तो फिजियोलॉजी में रेस्पिरेटरी ट्री हमने जब पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि कैसे कैसे किन किन पाथ के थ्रू जो एयर है वो एंटर करती है और बाद में एग्जिट करती है। तो डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल से यहाँ पे यह मतलब है कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद वाला पार्ट यहाँ पे एनलार्ज हो जाता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि एक थिन सी एल्वुलाई क्या होती है? एक थिन से सेल्स की लेयर होती है। ऐसे कुछ अगर हम कह रहे हैं कि जो एल्वुलर वॉल है वो डिस्ट्रॉय हो रही है यानी कि उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो ये थिन होती जाएगी, थिन होती जाएगी। और क्योंकि अब जैसे ही एयर इसके अंदर एंटर करेगी तो इसका जो साइज़ होगा वो नॉर्मल के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो यहाँ पे एयर स्पेस है वो एनलार्ज हो गया। अब एक तरीका तो ये होगा कि वो थिन हो गया, इस वजह से एनलार्ज हुआ। दूसरा, यहाँ पे हमें इसका रप्चर भी देखने को मिल सकता है। और इस केस में जब 3, 4 या 5 आसपास वाली एल्वुलाई का वॉल का डिस्ट्रक्शन होगा तो वो साथ में मिलके एक बड़ी कैविटी बनाएंगे। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एनलार्जमेंट ऑफ एयर स्पेसेस। और वो क्या है? डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल, यानी कि जहाँ टर्मिनल ब्रोंक्यूल एंड होता है उसके बाद से वो स्टार्ट होती है। यहाँ पे फिजियोलॉजिस का एक डायग्राम है जो कि रेस्पिरेटरी ट्री के बारे में बताता है कि यहाँ पे ये ट्रैकिया है, फिर यहाँ पे प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस, फिर स्मॉल ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर लास्ट में टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो इसके बाद वाला जो पार्ट होगा ना वो यहाँ पे क्या हो रहा है? एनलार्ज हो रहा है। तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा हमारा? एक तो आ जाएगा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, दूसरा आएगा एल्वुलर डक्ट, और थर्ड क्या होगा? एल्वुलर सैक। तो ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे हमारा? वो पार्ट जो कि एनलार्ज हो रहा है एम्फाइसीमा के अंदर, या फिर वो पार्ट जो कि डैमेज हो रहा है। और इसको याद करने की ट्रिक क्या है? RDS। R फॉर क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, D फॉर एल्वुलर डक्ट, S फॉर एल्वुलर सैक। अब जो एम्फाइसीमा होता है वो मेनली किन में देखा जाता है? ये जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में, उन पेशेंट के अंदर हमको देखने को मिलता है। बेसिकली एक बैलेंस होता है प्रोटीएज और एंटी प्रोटीएज। प्रोटीएज क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। एंड एंटी प्रोटीएज क्या है? एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीएज की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। तो इनके बीच में एक बैलेंस बना हुआ है। जैसे ही ये बैलेंस थोड़ा सा डगमगाएगा तो होगा क्या कि जो प्रोटीएज है वो ओवरकम कर जाएगा और क्या कर देगा? जो इलास्टिन प्रोटीन है ना, इलास्टिन प्रोटीन है उसका ब्रेक डाउन कर देगा। और इलास्टिन प्रोटीन ही वो वजह थी जिसकी वजह से जो एल्वुलर सैक का शेप है वो मेंटेन था। अगर इलास्टिन प्रोटीन डैमेज हो चुका है यहाँ पे तो जो एल्वुलर सैक है वो कैसा हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। और ऐसे हमको या तो एनलार्ज स्पेस देखने को मिलेगा या फिर यहाँ पे पूरा वॉल का रप्चर हमको देखने को मिलेगा। अब क्योंकि ये वाला पार्ट डैमेज हुआ है जो कि गैशियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो यहाँ पे एक रिड्यूस सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज हमको देखने को मिलेगा। इस वजह से जो पेशेंट है उसको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी देखने को मिलेगा, इम्पेयर्ड रेस्पिरेटरी फंक्शन हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एम्फाइसीमा के क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो बेसिकली हम मेनली तो इनको 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं, लेकिन अगर हम इसका डिटेल क्लासिफिकेशन देखें तो हम इसको 4 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मेनली हम इसको सेंट्रीलोब्यूलर एंड पैनलोब्यूलर में क्लासिफाई करते हैं, लेकिन हम इसको 2 और में डिस्टल एसिनार एंड इर्रेगुलर एम्फाइसीमा के अंदर भी क्लासिफाई करते हैं।
अब बेसिकली इन चारों के अंदर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि इनके अंदर कौन सा पार्ट डैमेज हुआ है। यहाँ पे जो आर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमने पढ़ा भी, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एल्विलर डक्ट। एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एल्विलर सैक। तो जो सेंट्रल है उसमें सेंट्रल वाला पार्ट डैमेज होगा, तो यहाँ पे ये सेंट्रल वाला रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल वाला पार्ट डैमेज होगा, लेकिन डिस्टल प्लान सॉरी एल्विलर डक्ट एंड सैक कैसे रहेंगे? सही सलामत रहेंगे। जो पैन एसिनार एम्फाइसीमा है उसके अंदर सब कुछ डैमेज हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल डैमेज हो जाएगा, डक्ट डैमेज हो जाएगा, सैक डैमेज हो जाएगा। जो डिस्टल वाला पार्ट है उसमें डिस्टल वाला पार्ट डैमेज होगा और इरेगुलर के अंदर ऐसे पैची 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 फॉर्म में जो हमारा एल्विलर सरफेस है वो डैमेज होगा। तो यहाँ पे हमने इनको 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया। तो हमने एम्फाइसीमा का एक रीज़न तो समझ लिया। एक कॉज क्या है एम्फाइसीमा का? स्मोकिंग। पर क्या स्मोकिंग अकेला कॉज है जो कि एम्फाइसीमा करता है? तो नहीं, स्मोकिंग के अलावा भी एक और कॉज है, वो कि जेनेटिक इफेक्ट है। अगर अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन एंजाइम की डिफिशियंसी है या फिर ऐसे जीन्स डिफेक्टेड है जो कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन नहीं बना पा रहे हैं, तो उस केस में भी हमको एम्फाइसीमा देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि एक बैलेंस मेंटेन्ड है प्रोटीएज और एंटी प्रोटीएज के बीच में, जहाँ पे जो हमारा प्रोटीएज था वो कौन सा था? इलास्टेज। और वो जो एंटी प्रोटीएज था वो कौन था? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अगर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन नहीं है तो क्या इलास्टेज की वो एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, और वो क्या करेगा? एल्विलर वॉल का डैमेज करेगा। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमारी हेल्प कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, शेयर करके। बेसिकली इन वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। पहले हम प्रेप लैडर मैरो जैसे प्लेटफॉर्म्स पे थॉरली उस टॉपिक को पढ़ते हैं, रॉबिन्स हर्षमोहन जैसी बुक्स में हम उसका कंटेंट कंसाइजली एक कंटेंट प्रिपेयर करते हैं, फिर उसको कंप्यूटर में टाइप करके उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, फिर उसको एडिट करते हैं। तो इस सारे काम में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और अगर आपको लगता है कि हमने आपके पढ़ाई में किसी भी तरह की हेल्प की हो तो आप हमारी भी हेल्प कर सकते हैं इस चैनल को डोनेट करके। ज़्यादा अमाउंट डोनेट नहीं करना है, एटलीस्ट 10 रुपीज़ भी अगर आप डोनेट करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। या तो आप हमारा QR कोड स्कैन कर सकते हैं या फिर UPI से पेमेंट भी कर सकते हैं। 10 रुपीज़ कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, एक मेडिकल अंडर ग्रेजुएट ईजिली इतना अमाउंट तो डोनेट कर सकता है। प्रेप लैडर मैरो जैसे प्लेटफॉर्म में जहां आप 40-50 हज़ार रुपये खर्च करते हैं, उस लेवल का कंटेंट आपको केवल 10 रुपीज़ में मिल रहा हो तो आप प्लीज़ डोनेट कीजिए। वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो हमने अभी डिस्कस किया कि जो एम्फाइसीमा है उसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। एक हो सकता है स्मोकिंग और दूसरा हो सकता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी। और जो हमने मेनली इनको क्लासिफाई किया था वो भी इसी वजह से किया था, क्योंकि जो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से जो एम्फाइसीमा होगा वो हो जाएगा सेंट्री लोब्यूलर एम्फाइसीमा, और जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से होगा वो कैसा हो जाएगा? पैन लोब्यूलर एम्फाइसीमा। यहाँ पे भी यही लिखा है कि इसके अंदर जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल एंड सेंट्रल पोर्शन ऑफ द सेकेंडरी लोब्यूल, मतलब कि बेसिकली जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है उसको अफेक्ट करता है और सेंट्रल पार्ट को अफेक्ट करता है। इसका एल्विलर सैक और डक्ट से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी तरफ जो पैनलोब्यूलर एम्फाइसीमा है वो एंटायर सेकेंडरी लोब्यूल को डिस्ट्रक्ट करता है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था ना कि यहाँ पे तो केवल ये वाला पार्ट डिस्ट्रक्ट हो रहा था, सेंट्री एसिनार एम्फाइसीमा है, सेंट्री लोब्यूलर एम्फाइसीमा है, लेकिन पैनलोब्यूलर में पूरा कंप्लीट जो था स्ट्रक्चर उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा था। अब एक और चीज़ कि जो सेंट्रल एसिनार था वो किसकी वजह से था? स्मोकर्स की वजह से, स्मोकिंग की वजह से। और जो पैन एसिनार एम्फाइसीमा है वो किसकी वजह से है? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से। अब एक बात बताओ, जो स्मोक है वो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? स्मोक जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे जो लंग इफेक्ट होता है वो कौन सा होगा? अपर लंग। और यहाँ पे जो लंग इफेक्ट होगा लोअर लंग, क्योंकि ज़्यादा इफेक्ट होगा लोअर लंग, क्योंकि यहाँ पे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डिफिशियंसी है।
और वहाँ पे स्मोक ऊपर जा रहा है, इसलिए अपर लंग डैमेज होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में पिन्ड होगा। तो इसके नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप कमेंट सेक्शन या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पे जाएं और वहाँ से इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में केवल इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो सेकंड पार्ट में मैं इसका जो नेक्स्ट पॉइंट्स है वो कवर करूँगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताइए अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो। थैंक यू।